नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम अपना यहाँ पर नया जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए लेकर आए हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पद्मावत से। पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपके अन्य जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो पहले जो है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है पद्मावत से। पद्मावत जो है इसके लेखक इनमें से कौन है? तो यह क्वेश्चन है पद्मावत से। पद्मावत के जो लेखक इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन आलम या उस्मान। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो है इनके द्वारा रचित है ये पद्मावत। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन भक्ति काल का एक कवि नहीं है? तो भक्ति काल के कवि नहीं है अमीर खुसरो, नंददास, रसखान या नाबादास। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिहारी ने क्या लिखे हैं? पद, दोहे, चौपाई या फिर कविता। तो बिहारी के क्या है आपको पता ही है। तो बिहारी किन के लिए जान जाते हैं? अपने दोहों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामवर सिंह या फिर प्रेमचंद। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो अलंकृत किए जा चुके हैं इनका नाम है नामवर सिंह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पाई या बिहारी रत्नाकर। तो प्रबंध काव्य है यहाँ पर, और प्रबंध काव्य कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए रामचरितमानस। किनके है? गोस्वामी तुलसीदास, उनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर मानवीकरण अलंकार से। मानवीकरण जो अलंकार है इसका प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? आदिकालीन कविता में, दोहा, नई कविता या फिर चौपाई में। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, और इसका रहेगा ऑप्शन सी नई कविता में। अगला क्वेश्चन आ जाता है आत्मजयी के रचनाकार इनमें से कौन है? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता या फिर श्रीकांत वर्मा। तो आत्मजयी के रचनाकार इनमें से कौन है? और ये है ऑप्शन बी वाले कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा पृथ्वीराज रासो। ये किस काल की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, आदिकाल या रीतिकाल की। तो पृथ्वीराज रासो, और ये जो काल माना गया है आदि काल की इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या फिर रहीम ने। तो किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? और ये जो कवि है इनका नाम है सूरदास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन कामायनी से। कामायनी इनमें से किन की रचना है? जायसी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो कामायनी किन की रचना है? और ये है ऑप्शन सी वाले जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर जितने भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सभी के सभी ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी, अंधायुग, पल्लव या फिर निहार। तो कौन सी रचना यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की है? और इनकी जो रचना है ये है ऑप्शन ए वाली उर्वशी।
नेक्स्ट है रामलला नच्छू, ये इनमें से किन की रचना है? घनानंद, तुलसीदास, रैदास या फिर रत्नाकर की। तो ये रचना जो इनमें से किन की है, और ये है ऑप्शन बी वाले तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन आ जाता है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार इनमें से कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार, और इनके जो रचनाकार हैं ये हैं इनमें से ऑप्शन सी वाले गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है, इसके लेखक बताना है कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, भीषम साहनी या सेठ गोविंदास। तो आषाढ़ का एक दिन इस नाटक के लेखक बताना है, और इनमें जो हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? पुणे में है, वाराणसी में है, नई दिल्ली में या फिर पटना में है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ये कहाँ पर है? और ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आ जाता है रंगभूमि उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक अमरकांत, प्रेमचंद, राघव या फिर राजेंद्र यादव। तो रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं इनमें से ये है ऑप्शन बी वाले प्रेमचंद। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सर्कस, ये एक उपन्यास है, ये बताना है इनमें से किन के द्वारा रचित है? संजीव, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर या फिर यशपाल। तो सर्कस एक ये उपन्यास है, तो इसके जो यहाँ पर हैं ये ऑप्शन है ए वाले संजीव। नेक्स्ट आ जाता आकाशदीप, ये कहानी के लेखक भगवती चरण शर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या फिर अमृत रॉय। तो आकाशदीप क्या है? कहानी है, और इस कहानी के जो लेखक हैं ये ऑप्शन सी वाले हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है यमगाथा, निबंध संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास या कविता के प्रतिमान। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन सी वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो किनकी है? रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नामवर सिंह ने अधिकांश इनमें से क्या लिखा है? कविता लिखी है, कहानी लिखी है, संस्मरण लिखे हैं या फिर आलोचना लिखी है? तो नामवर सिंह ने अधिकांश इनमें से क्या लिखा है? तो इनके द्वारा लिखी गई है आलोचना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अपने अपने राम। अपने अपने राम इस उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, महेश दर्पण या फिर भगवान सिंह। तो अपने अपने राम क्या है कि उपन्यास हैं, और इसके जो रचयिता हैं इनमें से ये ऑप्शन डी वाले हैं भगवान सिंह। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चीफ की दावत। कहानी के लेखक इनमें से कौन है? दुष्यंत कुमार, भीषम साहनी, राजेंद्र यादव या डॉक्टर देवराज। तो चीफ की कहानी क्या है? दावत ये कहानी है, और इसके जो यहाँ पर रचयिता हैं ये ऑप्शन बी वाले हैं भीषम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संसद से सड़क तक इस काव्य संकलन के रचयिता रघुवर सहाय, अज्ञेय, सुदामा पांडे धूमिल या श्रीकांत वर्मा। तो संसद से सड़क तक ये काव्य है, और इसके जो रचयिता हैं इनमें से ये ऑप्शन सी वाले हैं सुदामा पांडे धूमिल। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किस संत कवि की ये पंक्तियाँ हैं? कबीरदास की है, गुरु नानक की है, मलुकदास की है या फिर रैदास की है? तो ये पंक्तियाँ यहाँ पर इनमें से किन की हैं? और ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं ऑप्शन डी वाले रैदास की। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों को सही संधि विकल्प से आपने बताना है कि इनमें से सही जो संधि है वो कौन सी है। जैसे उज्ज्वल है,
तो एग्ज़ाम में ये शुद्ध अशुद्ध करने में भी आता है, तो इस कारण से भी यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, दोनों जहाज इसमें आधे आते हैं। अब इसमें संधि बतानी है कौन सी है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या स्वर व्यंजन दोनों है। तो यहाँ पर जो इसमें संधि रहेगी हमारी, तो ये ऑप्शन बी वाली है, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल और व्यंजन संधि। नेक्स्ट आ जाता है महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। संधि बतानी है कौन सी है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या स्वर और विसर्ग इसमें दोनों हैं। तो इसमें जो संधि रहेगी, इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो महा प्लस ऋषि महर्षि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ये सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक ये क्वेश्चन जो आया था, महर्षि महा प्लस ऋषि जो इसका होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो महा प्लस ऋषि, तो इस प्रकार से जो इसका संधि विच्छेद होता है महा प्लस में ऋषि, और ये इसको अर जो है गुण होता है, तो इसे आप जो यहाँ पर ये गुण कर लेना, गुण संधि जो है इसका उदाहरण है ए, तो ये ऑप्शन ए गुण संधि जो इसका हो जाएगा। तो आप जो है इसको सही कर लेना। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर निसंदेह। तो इसका जो आपने बताना है इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ जाता है निसंदेह, इसमें कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर स्वर और विसर्ग दोनों हैं। तो इसमें जो यहाँ पर संधि आई है ये ऑप्शन सी वाली है, तो विसर्ग संधि इसमें रहेगी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निराशा। इसमें भी बतानी है आपने संधि कौन सी है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर और व्यंजन दोनों है। तो इसमें भी जो संधि है ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रहेगा उन्नति। इसमें संधि कौन सी है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, स्वर और व्यंजन संधि। तो इसमें जो संधि है ये विसर्ग व्यंजन संधि है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो क्या इसमें बतानी है समास। तो जैसे पंचवटी, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है या तत्पुरुष समास है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं पंच है, सुर में 5 वटक समूह पंचवटी। तो जिसमें सुर में संख्या दी गई होती है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट आ जाता है घनश्याम, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अविभाव समास। तो घनीव श्याम, तो कौन सा समास है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है पीताम्बर हैं। तो पीला है वर्जिश का है ऐसे कोई व्यक्ति, तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष है, अविभाव है, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा सी, तो बहुब्रीहि क्या है इसमें समास है। पीताम्बर जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। पीले हैं वस्त्र जिसके, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो पीले वस्त्र धारण करता हो। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यथाशक्ति समास बताना, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति, और इसमें कौन सा समास है, तो समास है इसमें ऑप्शन सी वाला, अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास क्यों है, क्योंकि सुर में इसमें अवयव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें सुर में अवयव या उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट है जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय समास। तो जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे जो कहा जाता है तो ये बहुब्रीहि समास रहेगा, बहुब्रीहि समास उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य है, छत्र, मुकुट, सिरोधार्य या फिर तिलक। तो सिर पर धारण करने योग्य है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिरोधार्य।
जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो या जो हर समय दूसरों में बुराई देखता हो। आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक या छिद्रान्वेषी। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परनिंदक। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता हो। वाचाल, वाक्पटु, वाक्चतुर या बहुभाषी। तो जो बहुत ज़्यादा बोलते हो उसके लिए शब्द आपने बताना है इसमें। तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो उसके लिए होगा ऑप्शन ए वाचाल। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को उसको वाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, जिसे जीता ना जा सके। विजित, अज्ञेय, अजेय या दुर्जेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अजेय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय। पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न या निशीथ। तो दोपहर के बाद का समय उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मध्याह्न। तो इसमें जो हमारा सी आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, क्योंकि पूर्वाह्न मतलब दोपहर है। दोपहर वाला जो समय उसे मध्याह्न कहा जाता है, और ये दोपहर से पहले वाला जो समय पूर्वाह्न, और ये दोपहर के बाद वाला जो समय उसे अपराह्न कहा जाता है, और ये मध्याह्न फिर दोपहर वाला समय हो गया, मतलब बीच वाला, मध्य बीच में। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सी आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। तो विकल्प में से सही आपने बताना है कौन सी है। उल्टी गंगा बहाना, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना या उल्टा पुल्टा कर देना। तो उल्टी गंगा बहाना का जो अर्थ है ये है ऑप्शन सी वाला, प्रतिकूल कार्य करना। नेक्स्ट आ जाता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना या स्वयं पाकी होना। और इसमें जो हमारा सी आंसर, तो ये ऑप्शन ए वाला है, सबसे अलग रहना। तो इसका हो जाता है सबसे अलग रहना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, अधिक उम्र का व्यक्ति अनुभवी जीवन बिताना या बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। तो धूप में बाल सफ़ेद न करना, तो इसका क्या है? और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, अनुभवी जीवन बिताना। कह देते हैं कि मैंने वैसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है कि उसे बहुत ज़्यादा अनुभव है। नेक्स्ट आ जाता है, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खिलवाना, मुंह से मीठी मीठी बातें निकालना, बातें करना या फिर अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो इसका है ऑप्शन डी वाला, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट आ जाता है, कलम तोड़ना, जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लेख को काट देना या अनूठी उक्ति लिखना। तो कलम तोड़ने का जो अर्थ है ये होता है ऑप्शन डी वाला, अनूठी उक्ति को लिखना। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन से, जो हमारी मूर्धा से बोले जाते हैं। तो च्वरग, ट्वरग, त्वरग या पोरग। तो मूर्धन्य जो व्यंजन है जो मतलब मूर्धा से बोले जाते हैं। तो रिटुसाना मूर्धा, री हो गया आपका, और ये जो ट्वरग जो है ये आपकी मूर्धा से बोले जाता है, तो ये वाला सी आंसर रहेगा, टा ठा डा ढना। तो ये सारे मूर्धा वाले हैं। उसके बाद कठिन काव्य के प्रेत है, यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो कठिन काव्य के प्रेत यह किस कवि के लिए कहा गया है? निराला, अज्ञेय, बिहारी या केशवदास के लिए। और तो ये जो कहा गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, केशवदास के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक इनमें से कौन है? प्रसाद है, मोहन राकेश है, हर्ष या लक्ष्मी नारायण। तो आषाढ़ का एक दिन इसके लेखक और कौन है? तो ये ऑप्शन बी वाले हैं, मोहन राकेश। नेक्स्ट है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। एक ही शब्द है और उसके अर्थ अनेक होंगे तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो यह वाला अलंकार है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, काकू का अर्थ क्या होता है? कौवा,
कटु, चाचा या व्यंग्य। तो काकू का अर्थ क्या होता है? काकू का अर्थ जो है यहाँ पर एक व्यंग्य से लिया गया है। वो काका है होता है, काका मतलब कौवा होता है, ये वाला काका है जो है ये कौवा होता है, ये काकू है यहाँ पर, इसका अर्थ ये व्यंग्य से लिया गया है। नेक्स्ट है, कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोच नाम तिहारो, किस छंद में है ये? तो संकट मोचन नाम तिहारो, ये जो हनुमान जी जो उनके लिए इस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर छंद आया है, छंद बताना है, दोहा, शालिनी, मतंगियत या कुंडली। और छंद जो यहाँ पर आया है तो ये ऑप्शन सी वाला है, मतंगियत। नेक्स्ट आ जाता है, किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरई में, चौपाई, सोठा या छप्पे में। तो यहाँ पर छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं और वो वाला जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इसमें छप्पे जो है इसमें होते हैं। नेक्स्ट है, वीरस का स्थायी भाव, क्रोध, भय, शोक, उत्साह। तो इसका रस बताना है अपने, कौन सा है वीरस का। तो वीर का कौन सा होता है? वीर का जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन है डी वाला, उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, क्रोध, दरवीर, भयानक, व्यथ, अद्भुत और शांत रस। उसके बाद आ जाता है, अब लव न नसानी अब न नसही, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न दसहु। तो ये पंक्ति है और रस बताना इसमें कौन सा है, शांत है, करुण है, वात्सल्य या फिर अद्भुत रस। और रस कौन सा है? तो ये इसमें ऑप्शन ए शांत रस जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया गया है। अलग क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर तत्सम से। तो तत्सम बताना है, तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द है वैसे ही लिखे पढ़े जाते हैं और इनका जो परिवर्तित रूप जो है वो तद्भव होता है। तद्भव जो जैसे संस्कृत का शब्द है, जब हम उसको अर्थ लिखेंगे उसका तो वो तद्भव हो जाएगा। तो इसमें तत्सम वाला बताना है आपने। तो तत्सम वाला जो इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है, काल। और जैसे हस्त है, हस्त को हाथ लिखते हैं हम, और कार्य हो गया आपका। तो जैसे हस्त है, हस्त क्या है? तत्सम है, और हस्त को जब हम परिवर्तन करेंगे तो ये तद्भव में होगा, हस्त का हाथ तद्भव में। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हमारे आ जाते हैं यहाँ पर हरियाणा जीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं? उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व में। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, उत्तर पूर्व में। और ये जो शिवालिक की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, ये जो हमारा अम्बाला पंचकुला वाला जो क्षेत्र है, ये आपकी शिवालिक की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। तो ये उत्तर पूर्व यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा, पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर या गुड़गांव नहर से। तो हरियाणा में भिवानी नहर ये कहाँ से निकाली गई है? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, भाखड़ा नहर से। ये ऐसे याद रख सकते हैं, वैसे भिवानी, वैसे भाखड़ा। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रसिद्ध झील है बड़खल झील। इसका निर्माण कब हुआ था? 1940, 47, 50, 1974 में। तो बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, वर्ष 1947 में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में आती है? गुरुग्राम के भिवानी में, और रोहतक, फरीदाबाद या फिर जो है यहाँ पर इसका कोई दूसरा जो हम यहाँ पर नाम रख लेते हैं। तो जैसे कोई कुछ भी नाम रख दो, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध बड़खल झील यह हरियाणा के किस जिले में है और ये कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में है। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, तो ये फरीदाबाद जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट है?
पानीपत में, गुड़गांव, कैथल या करनाल में। तो अमोनिया प्लांट कहाँ पर है, और ये ऑप्शन ये रहेगा पानीपत जो यहाँ पर है। तेल रिफाइनरी और बुनकरों का शहर पानीपत जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, तो कालाअंब, तो ये सभी जो है पानीपत में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष तक सर्वाधिक रही थी? 2012-13 तक, 14-15, 13-14 या 15-16 तक। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले, तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को माना गया है वर्ष 2013-14 तक। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के चंदा गांव का युद्ध ये कब हुआ था? 1704, 5, 6 या फिर 1707 में। तो ये चंदा गांव जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, चंदा गांव से जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है, ये चंदावर जो उससे इसका अर्थ लिया गया है चंदावर का युद्ध। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी। तो ये जो 1707 जो ईस्वी है इसमें ये हुआ था, और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में जो इनके बारे में कई बार आ जाता है। तो ये जो मोहम्मद गौरी जो है, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1194 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौड़ को चंदावर में पराजित किया था। और जयचंद कन्नौज के राजा थे, और चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। तो ये चंदा गांव जो है, ये चंदावर जो है, उसी से इसका संबंध लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932, 35, 32 या 1932, 26 जनवरी। तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, तो ये था ऑप्शन ए में 12 जनवरी 1932 में। उसके बाद क्वेश्चन हमारा हरियाणा में जो देवी रक्षक योजना है ये कब शुरू हुई थी? 26 अक्टूबर 2004, 2 अक्टूबर 2003, 14 अगस्त या 12 मई 2014 को। तो देवी रक्षक योजना जो शुरू हुई थी ये हुई थी 2 अक्टूबर 2003 को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी या ये सभी। तो शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी इनमें से निकलती है? तो ये सभी नदियां यहाँ से निकलती है, चाहे इसमें घग्गर है, टांगरी है या मारकंडा है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का जो जींद प्रजामंडल की नींव किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? राजेंद्र कुमार जैन, साधुराम, हंसराज रहवर या नंदकिशोर ने। तो जींद प्रजामंडल की नींव, और ये जो डाली गई थी तो ऑप्शन सी रहेगा हंसराज रहवर ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य का वर्णन किया गया है? बद्र बहुचरित एवं कथा कोश, दिव्यवदान मध्यम निकाय, हरिचरित राजतरंगिणी या फिर इन सभी में। तो हरियाणा राज्य का जो वर्णन जो हुआ है तो इन सभी में हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जोशी, इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन, शतरंज, एथलेटिक या कुश्ती से। तो गीता जोशी का जो संबंध है इनमें से ये ऑप्शन सी रहेगा, एथलेटिक से इनका संबंध है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस शहर में सैनिटरी उद्योग विकसित किया गया है? बहादुरगढ़ में, कुंडली में, सिमालखा या होडल में। तो सैनिटरी उद्योग के लिए जाना जाता है, और ये जाना जाता है बहादुरगढ़ को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा के किस शहर में पाई गई थी? मिथातल, भिवानी में, हंसी, बनावली या राखीगढ़ी में। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा के जो शहर था ये था राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस प्रांत का एक भाग था? दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब का।
तो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा जो था ये पंजाब के अधीन, मतलब पंजाब में ही था, और 1 नवंबर 1966 को फिर ये हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था, 1 नवंबर 1966। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रसेन की राजधानी था? रेवाड़ी, अग्रोहा, हांसी या हिसार? ये हांसी है यहाँ पर। तो अग्रसेन की राजधानी था, और ये है ऑप्शन बी वाला अग्रोहा। राजा अग्रसेन जो है उससे संबंध है ये अग्रोहा, अग्रोहा अग्रसेन, तो इस मिलते जुलते हैं, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था? पानीपत, बल्लभगढ़, झज्जर या फिर कुरुक्षेत्र में? तो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध ये जो हुआ था ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा के कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? कैथल, अम्बाला, गुल्ला या पलवल से? तो अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी जो गिरफ्तार हुए थे ये पलवल से हुए थे। कब? अप्रैल 1919 में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल या पंजाब? तो हरियाणा के उत्तर में कौन सा है? तो ये हिमाचल जो है ये हरियाणा के उत्तर में है। उसके बाद है हरियाणा के पश्चिम में इनमें से कौन सा है? पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो ये हरियाणा के पश्चिम में, और पश्चिम में है पंजाब। नेक्स्ट है, हरियाणा की आबादी इनमें से किस देश से अधिक है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या इन सभी से? तो हरियाणा की जो आबादी है ये इन सभी से अधिक है। उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? रेतीला भाग, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग, मैदानी या शिवालिक का पहाड़ी भाग? तो कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? तो बड़ा कौन सा है? ये मैदानी भाग है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुड़गांव, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा या भिवानी नहर? तो हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर तो कौन सी है? और ये है ऑप्शन बी वाली, पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है, हरियाणा किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी, यहाँ पर पश्चिम की जगह हम जाए यहाँ पर पूर्व जाए इसका कर लेते हैं पूर्व, उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? तो यहाँ पर जो वर्षा जो होती है ये उत्तर पूर्वी जो भाग है इसमें होती है, ये मौनी की पहाड़ी वाला जो भाग है, शिवालिक की पहाड़ी वाला। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित विषम में से यहाँ पर जो विकल्प दिए गए इसमें से एक विषम है, अलग है, वो बताना है। मकान है, त्वचा है, गुर्दा है, आँख है? तो इनमें जो अलग है ये मकान अलग है, और सभी शरीर के कुछ अंग हैं तो ये मकान अलग है। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक विषम है वो आपने बताना है, जैसे त्रिपुरा है, गंगटोक है, दिसपुर है या ईटानगर है? तो इनमें अलग है, एक अलग कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर आया है त्रिपुरा। अब ये त्रिपुरा ही इसमें अलग है। अब अगर हम इसको देखें यहाँ पर त्रिपुरा को, कि ये त्रिपुरा जो है यहाँ पर इनमें अलग क्यों है? तो और सभी क्या है, ये कुछ राजधानियाँ हैं तो इसी कारण से अलग है। जैसे राजधानी जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो भारत जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल की शिमला है, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु और केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो इस प्रकार से राज्य और राजधानियाँ हैं। और कुछ जो यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र भी हैं तो उनकी भी देख लेते हैं।
तो जैसे अंडमान और निकोबार है, इनकी पोर्ट ब्लेयर है राजधानी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ में ही है, दादर और नगर हवेली इनकी दमन में है, दिल्ली की दिल्ली है, लद्दाख की लेह और लक्षद्वीप की कवरत्ती, जम्मू कश्मीर की जो ये अब बदल चुकी है, तो इनकी श्रीनगर और जम्मू है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये राज्य और राजधानी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग हुआ है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में ये विकल्प से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। तो इसमें बताना इससे अगला कौन सा रहेगा यहाँ पर। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको जैसे हम यहाँ पर देखें तो 4 और 5, 5 और 6, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 और 3 इस प्रकार से हो रहा है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। फिर 8 के बाद क्या है, 9 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और फिर यहाँ पर 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी एक जो है रीजनिंग जो है उससे क्वेश्चन है। तो 11, 1330, 9 के बाद इनमें से क्या होगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये बना है 11, 121, 121 को दोबारा 11 से हम करें या फिर 11 की पावर 3, तो क्या है हमारा 1331 आता है। अब इसमें से एक कम होकर ये 1330 बना है। ऐसे ही जब हम 9 का वर्गमूल 3 करेंगे तो 9 81 और 81 में होता है 729 और इसमें से एक कम तो कितना बनेगा 728। तो इसी प्रकार से फिर इसका 728 ये बनेगा। तो ये क्या है, वर्गमूल 3 जो है इसमें से एक कम हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर। उसके बाद हमारा आ जाता है, ये भी आपका रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। जैसे एक पहला होता है और एक अंतिम होता है। तो जब हम निष्ठा का बनाएंगे तो निष्ठा का क्या बनेगा, निष्ठा का बनेगा विश्वासघात। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में का अनुक्रम दिया गया है और एक पदलुप्त भी है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 15, 35, 63, 99 और 143। तो यहाँ पर जो इसके बाद जो आएगा ये ऑप्शन डी रहेगा 195। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ, ये भी यहाँ पर रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है। तो ये कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और क्या है कि 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। तो एक नहीं बनेगा इनमें से, और कौन सा है। तो इसको बनाकर देख सकते हैं आप, ये SOLIST। तो जब हम इसे यहाँ पर बनाकर देखेंगे तो एक इसमें से नहीं बनेगा, और ये कौन सा है, तो ऑप्शन बी वाला है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें डबल टी यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही टी दिया गया है, तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर NHB। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1979, 87, 88 या 90 में। तो NHB जो है इसकी स्थापना जो मानी गई है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रहेगा 9 जुलाई 1988 को। नेक्स्ट है, भारत को रुपए का चिन्ह मिला था 15 जुलाई 2011, 14, 9 या 2010 को। तो रुपए का जो चिन्ह जो मिला था ये मिला था 15 जुलाई 2010 को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का दावा कौन कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिक, केवल बच्चे, युवा या स्थानीय नागरिक। तो ये जो अनुच्छेद जो है इसके अनुसार जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा ए। तो ये सभी नागरिक। तो ये अनुच्छेद 19 जो है ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को भाषण के द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए रहेगा।
उसके बाद है भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। तो ये किस वर्ष में हुआ था ये आपने बताना है। 23 अक्टूबर 1951 में, 25 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 20 अक्टूबर। तो भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था और ये हुआ था ऑप्शन बी 25 अक्टूबर 1951 को। अगर हम इस समय लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो श्री ओम बिरला है और इन्होंने 10 अगस्त और 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से जो इन्होंने मुलाकात की थी। तो इस दिन जो बने थे श्री ओम बिरला। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु 25, 24, 35 या 55 साल। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आयु जो होती है ये है ऑप्शन ए वाली 25 साल। नेक्स्ट है लोकसभा में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, 3, 4, 6 या 8। तो लोकसभा में एक वर्ष में सत्रों की जो संख्या है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो 3 सत्र जो होते हैं और जैसे 3 सत्र कौन कौन से हो गए, जैसे आपका बजट हो गया, बजट अधिवेशन फरवरी मई में होता है, मानसून वाला हो गया जुलाई अगस्त में और शीतकालीन हो गया नवंबर दिसंबर में। तो इस प्रकार से जो है 3 होते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है भारत के राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित दर्शकों की अधिकतम आयु कितनी होती है, 6 महीने 3 सप्ताह, 3 महीने 6 सप्ताह, 6 महीने 6 सप्ताह या 3 महीने 3 सप्ताह। तो यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन आएगा सी 6 महीने 6 सप्ताह। उसके बाद क्वेश्चन इनमें से कौन सा व्यक्तित्व संविधान सभा का सदस्य नहीं है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या एन गोपाल स्वामी अयंकर। तो इनमें से एक नहीं है और ये जो ऑप्शन ए वाले हैं महात्मा गांधी, तो ये इनमें से अलग है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति इनमें से कौन थी, जयललिता, नंदिनी सत्यापत और वी.एन. जानकी रामचंद्रन या प्रतिभा पाटिल। तो पहली महिला आसान क्वेश्चन है, तो ये थी ऑप्शन डी वाली प्रतिभा पाटिल। और अगर अब पूछ ले जाए इस समय कौन है, तो इस समय जो द्रौपदी मुर्मू। तो 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद पर थे रामनाथ कोविंद जो 14वें नंबर के थे। उसके बाद फिर ये द्रौपदी मुर्मू जो बनी है दूसरी महिला राष्ट्रपति और 25 जुलाई 2022 को भारत की ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो आदिवासी जो महिला है तो दूसरे नंबर की ये बनी है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन इनमें से बुद्ध की शिक्षाओं में से नहीं है, दुख का कारण, हमारी पीड़ा, दुख की सच्चाई, दुख का अंत। तो इनमें से एक नहीं है और कौन सा है, तो ये ऑप्शन बी वाला है हमारी पीड़ा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के रचयिता व्यास, वामदेवी, भारद्वाज या विश्वामित्र। तो ऋग्वेद के जो रचयिता हैं ये महर्षि वेदव्यास। उसके बाद क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था, ऋजुपालिका, कुंडग्राम, वैशाली या पावपुरी में। तो महावीर स्वामी ने कैवल्य जो प्राप्त किया था तो ये किया गया था ऑप्शन ए में ऋजुपालिका। नेक्स्ट अहिंसा की रचना किसने की है, कुसुमाग्रज, सहदेव, महात्मा गांधी या भगत सिंह ने। तो अहिंसा की रचना के रचयिता जो कौन है, तो ये ऑप्शन ए वाले हैं।
नेक्स्ट है महाभारत के समय अयोध्या के राजा इनमें से कौन थे? जनक, अश्वत्थामा, दशरथ या बृहद्बल। महाभारत के समय अयोध्या के राजा कौन थे? तो आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, बृहद्बल। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा अशोक के स्तंभों का निर्माण किसने किया था? बादशाह अकबर, सम्राट शाहजहां, सम्राट जहांगीर या सम्राट सलीम के द्वारा। तो अशोक के स्तंभों का निर्माण, और ये रहेगा ऑप्शन ए, बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट है हरियाणा की भू आकृति है, रेतली पहाड़ी है, यमुना गग्गर का मैदान, पठार या तटीय मैदान। तो भू आकृति किस प्रकार की है? यह ऑप्शन बी वाली, यमुना गग्गर का मैदान। नेक्स्ट है पोलावरम परियोजना, ये स्थित है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार में, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है काचिन पहाड़ियाँ कहाँ पर है? चित्तौड़, म्यांमार, कुरनूल या विशाखापत्तनम में। तो काचिन की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? और ये रहेगा ऑप्शन बी, म्यांमार में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? महानदी, पेन्नर, गोदावरी या कावेरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। नेक्स्ट आ जाता है झाबुआ निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या असम के। तो झाबुआ किस राज्य के आदिवासी हैं? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ए, मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।